वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम लेकर आ गए एक स्पेनिश मूवी जो 2019 में रिलीज हुई थी। नॉर्दर्न जर्मनी के लोग किन देवताओं को पूजते हैं? क्या वो स्वर्ग, नरक, परलोक, पाताल लोक वगैरह में विश्वास रखते हैं? क्या देवताओं के बीच कोई समस्याएं थी और इंसानों का उनके साथ किस तरह का रिश्ता था? ये सब जानेंगे हम आज की मूवी में बहुत ही बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स के साथ दोस्तों, जिसका नाम है वल्हला द लेजेंड ऑफ थॉर। तो वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं मूवी के अंदर। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि नॉर्दर्न जर्मनी के लोगों ने ब्रह्मांड को 3 लोकों में बांटा था। उनके नाम थे एस्गार्ड, मिडगार्ड और वुडगार्ड। एस्गार्ड में गॉड्स रहते थे। उनमें से सबसे खास है ये गॉड जिसकी एक आंख है नहीं, जिसका नाम है ओडिन, और ये थंडर गॉड जिसका नाम है थॉर। अगला लोक है मिडगार्ड जिसमें इंसान रहते हैं, और आखिर में आता है वुडगार्ड जहां असुर रहते हैं। एस्गार्ड में गॉड्स की एक सभा है जिसे वल्हला कहा जाता है। कई हजारों सालों से गॉड्स और असुरों का युद्ध चल रहा है। इतना ही नहीं, उनके अंदरूनी झगड़े भी कम नहीं है, जिसकी वजह से गॉड्स का जो मान सम्मान, मर्यादा वगैरह थी वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। इस वजह से वल्हला को अंधेरे ने घेरना शुरू कर दिया था। उनके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक दिन ऐसा आएगा जब वल्हला पर असुरों का राज होगा, और तब इस दुनिया का विध्वंस निश्चित होगा। यहाँ से इंसानों के लोक यानी मिडगार्ड में कहानी की हीरोइन रोशा को दिखाते हैं, जो पत्थरों को अरेंज करके कुछ खेल रही है। तब उसका भाई जिसका नाम सेठ है वो उसे लकड़ियां ला कर देता है और कहता है कि इसे घर में दे देना। कहकर वो फिर से लकड़ी काटने चला जाता है। घर में दोस्तों इनके पेरेंट्स ना खाना पका रहे होते हैं, और लगता है आज टेस्टी फिश करी बनी हुई है। कुछ देर में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली गिरती है। सभी घबराकर घर के अंदर जाकर दरवाजा ही बंद कर लेते हैं। सेठ खिड़की से देख रहा होता है तो थंडर गॉड थॉर हाथ में हथौड़ा लिए मिडगार्ड में उतरता है। उसके साथ उसका छोटा भाई लोकी भी होता है दोस्तों। दोनों मिलकर इनका दरवाजा पीटते हैं और आखिर अंदर आ जाते हैं। लोकी कहता है कि हम एस्गार्ड से आए हैं, ये थॉर हैं और मैं लॉकी। आज तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें हमारी सेवा करने का मौका मिल रहा है। साक्षात गॉड्स को अपने घर में देखकर दोस्तों जाहिर है ये परिवार खुश होता है। थॉर सेठ से कहता है कि तुम जाकर लकड़ियां ले आओ, और रोशा से कहता है कि तुम जाकर मेरी बकरियों को पानी दे दो। पर जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि थॉर की बकरियां इनसे बहुत बड़ी हैं दोस्तों। गॉड्स के रथ को खींचने वाली इन बकरियों में से एक बीमार है, इसलिए थॉर उसे काट कर पकाने लग जाता है। लेकिन उसे एक और तंदुरुस्त बकरे की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना थॉर वापस वल्हला नहीं जा सकता। और फिर वो एक बकरे को पकाकर न सिर्फ खुद खाता बल्कि इस परिवार को भी खाने के लिए देता है। पर ये शर्त रखता है कि मांस तुम जितना चाहे खा लो, लेकिन हड्डियों को खाना मना है बिल्कुल। सभी मजे से मांस खाने लग जाते हैं। सेठ भी खा रहा होता है। फिर थॉर कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, चलो। कहकर वो बताता है कि एस्गार्ड में मेरा भाई लोकी एक दिन शिकार के लिए निकला था। एक भेड़िया का बच्चा उसके हाथ लगा, पर उसने उसका शिकार करने के बजाय उसे एस्गार्ड में लाकर पाला। कई दिन बीत गए और भेड़िया बहुत बड़ा हो गया, और यहाँ तक कि गॉड से भी बहुत बड़ा हो गया। शास्त्रों के अनुसार अगर वो भेड़िया इस तरह बड़ा होता गया तो एक दिन सूरज को ही निकल जाएगा, और ऐसा हुआ तो ये दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। धूप नाम की चीज ही नहीं होगी, और दिन हो या रात हमेशा अंधेरा और बर्फ छाया रहेगा। एस्गार्ड के कुछ बौनों ने एक ऐसा चेन बनाया जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। उससे उन्होंने भेड़िया के मुंह को बांध दिया था। इस तरह दोस्तों एक और थॉर कहानी सुना रहा होता है तो दूसरी ओर रोकी सेठ से पूछता है कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो? वो कहता है कि मैं अपने पिता के फार्म की देखभाल करूंगा, उसके लिए पिताजी मुझे शिक्षा दे रहे हैं। वाह बेटा, फिर तो तुम्हें बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी, एक हड्डी चबाकर तो देखो। पर दोस्तों थॉर ने कहा था कि हड्डी मत खाना। अरे इतनी बड़ी बकरी में कितनी सारी हड्डियां हैं, तुम एक खा लोगे तो किसको पता चलेगा? तुम खा लो, बड़ा स्वादिष्ट होता है ये हड्डी। सेठ दुविधा में पड़ जाता है कि अब किस पर विश्वास करूं, थॉर पर या लोकी पर। थॉर ने ऐसा क्यों कहा था दोस्तों ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ सेठ क्या करेगा ये अगर आपने गैस कर लिया है तो लाइक कर दीजिए, बस पता तो चले कितने लोगों ने गैस करने की कोशिश की है। और अब कहानी में दिखाते हैं कि सेठ एक हड्डी तोड़कर खा लेता है। वहाँ थॉर बता रहा होता है कि एक गॉड ने जब उस भेड़िया का मुंह बांधने की कोशिश की तो उस भेड़िया ने उस गॉड का हाथ ही चबा दिया। पर बड़ी मुश्किल से उस भेड़िया को बांधकर एक गुफा में बंद करके रखा गया है। अगर असुरों ने उस भेड़िया को छुड़ा दिया तो वो इस दुनिया का विध्वंस करके रखेगा। इस तरह वो एक कहानी सुना रहा होता है। जैसे तैसे रात बीतती है और सुबह दिखाते हैं कि सूरज की रोशनी सेठ पर पड़ती है। थॉर हड्डियों को उठाकर बाहर डालता है। तभी रोशा देख रही होती है कि आखिर थॉर क्या कर रहा है। थॉर उन हड्डियों के चारों तरफ अपना हथौड़ा घुमाता है तो उन हड्डियों का मांस दिखने लगता है, और जल्द ही वो एक जिंदा बकरा बन जाता है दोस्तों। पर क्योंकि थॉर को एक तंदुरुस्त बकरा चाहिए था, लेकिन अपने सेठ ने तो उसकी एक हड्डी खा ली थी, तो ये बकरा लंगड़ा बन जाता है।
ये देखकर थॉर बड़ा गुस्सा होता है कि किसने चीटिंग करी यहाँ पर। वो अपना हथौड़ा फेंकता है जिससे एक पेट टूट जाता है और वो सबको बुलाकर कहता है कि कल हड्डी किसने खाई इसकी बताओ। सेठ अपनी गलती मान लेता है दोस्तों यहाँ पर। थॉर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया बेटा। वो कहने वाला होता है कि लोकी ने खाने को कहा था, पर इतने में लोकी कह देता है अरे ये बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, कभी अपनी गलती नहीं मानते। थॉर कहता है गलती नहीं मानते लेकिन इसे गलती की सजा जरूर मिलेगी। और वो लोकी से पूछता है कि ये बहुत छोटा बच्चा है, इसे हम वैसे क्या सजा दे सकते हैं। लोकी कहता है इसे क्यों ना हम अपने साथ एस्गार्ड लेके चलें, वहाँ ये तुम्हारी सेवा करेगा। दोस्तों थॉर भी मान जाता है। अब क्योंकि सेठ को उनके साथ जाना है तो वो अपनी बहन रोशा को वो सारे काम सिखाता है जो वो खुद किया करता था। पर रोशा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ एस्गार्ड आऊंगी। सेठ कहता नहीं, तुम आ गई तो माँ और बाबा का कौन ख्याल रखेगा। आखिर वो परिवार से विदा लेकर थॉर और लोकी के साथ चला जाता है। दोस्तों बहुत दूर वो गाड़ी को धक्का दे रहा होता है और एक पॉइंट पर वो थक कर गिर जाता है। फिर वो सेठ को गाड़ी में लटाकर आगे बढ़ते हैं और जब सेठ को जरा होश आता है तो देखता है कि गाड़ी में रोशा भी छुपी हुई है। तब पता चलता है दोस्तों कि वो इंद्रधनुष के ऊपर से निकल रहे हैं और इंद्रधनुष के दूसरे हिस्से में होता है एस्गार्ड, जहाँ पर गॉड्स रहते हैं। वहाँ जाकर थॉर को पता चलता है कि रोशा भी इनके साथ आ गई है। वो कहता है तुम अभी उतर कर वापस जाओ अभी, पर वो अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। लोकी कहता है अब आई गई है तो रहने दो ना। थॉर कहता है आ गई है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तुम लोगे क्या, तुम ही लेना अब। लेकिन थॉर के जाने के बाद वो सेठ से कहता है अपनी बहन को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी समझे। और दोस्तों फिर एस्गार्ड का बड़ा सा दरवाजा खुलता है। अंदर जाते एक गॉड थॉर से लड़ने लगता है कि तुम बिना बताए कहाँ मर गए थे। और लगता है गॉड्स के बीच भी लड़ाइयों की कमी नहीं है। ये सब दोनों बच्चे देख रहे होते हैं। थॉर बताता है कि अब हम वलहला के अंदर जाने वाले हैं और वहाँ इंसानों का बोलना मना है, इसलिए बिना कोई आवाज किए मेरे पीछे चलो। वलहला में सबसे ऊपर बैठा होता है सबका सीनियर गॉड ओडिन। अपनी शक्तियों की मदद से वो एक कटे हुए सर के साथ शतरंज खेल रहा होता है। और यहाँ वलहला में डिस्कस किया जाता है कि जिस भेड़िए को हमने बांध कर रखा था उसे एक असुर छुड़ा कर लेकर जा चुका है, तो क्या किया जाए। तब एक गॉड जिसका एक हाथ नहीं होता वो सारा दोष थॉर को देता है कि अगर तुम बिना बताए इस तरह गायब नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं होता कभी भी। न जाने कहाँ जाकर श्राप पीकर पड़े रहे तुम। तुम्हें एक काम दिया था और वो भी तुमने ढंग से नहीं किया। इस तरह दोस्तों सारे भगवान एक दूसरे को दोष देने लगते हैं और वहाँ पर आतंक फैल जाता है। इसके बाद वहाँ पर फिया नाम की एक देवी होती है जो रोशा को बताती है सुनो तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। असल में फिया मन में सोच रही होती है लेकिन रोशा को सुनाई देता है और वो पूछती है क्या आप मुझसे कुछ कह रही थी। दोस्तों वैसे तो थॉर ने इनको मना किया था कि वलहला में किसी से बात मत करना, पर रोशा ने अनजाने में बोल दिया। ओडिन तो पहले से गुस्से में होता है क्योंकि गॉड्स के बीच लड़ाई होने लगी थी। वो सभी को चुप कराकर कहता है कि अगर सबने अपना मुंह बंद नहीं किया तो सबकी जीभ काट दूंगा, सुन लो सभी। वो हुक्म देता है कि किसी तरह उस भेड़िए को पकड़कर वापस गुफा में बंद कर दो। दोस्तों रात को बच्चे खलियान में सोते हैं जहाँ पर एक छोटा असुर होता है। उसको देखकर सेठ डर के मारे चिल्ला देता है, पर थॉर की वाइफ आकर बताती है डरने की कोई बात नहीं है। जुए के खेल में एक बार लोकी इसको जीत गया था तो ये अब लोकी का गुलाम बनकर रहता है यहाँ पर। फिर वो इनको कुछ मछलियाँ साफ करने के लिए कहती है। दोनों साफ करने लग जाते हैं। छोटा असुर भी उनकी मदद करता है और बर्ताव से तो भला असुर लगता है यार ये। फिर कमरे की सफाई भी इन्हीं को करनी पड़ती है। इसके बाद थॉर के जूते उतारने से लेकर उसके पैर साफ करने तक सब कुछ इन बच्चों से करवाया जाता है। वो कमरे को साफ करते हैं तो अगले ही पल लोकी फिर वहाँ पर थूक देता है और उन्हें दोबारा से सब कुछ साफ करना पड़ता है। बताओ यार। रोशा तो गुस्से में उसे सुअर का बच्चा कह देती है एंड लोकी गुस्सा हो जाता है कि तुम हमारे गुलाम हो और अपने मालिक को इस तरह गाली दोगी तुम। वो कहती है हम आपके गुलाम नहीं है। बस दोस्तों लोकी गुस्से में दोनों को वापस खलियान में धकेल देता है। रोशा देखती है कि बाहर वो सभी शराब पीकर फ्लैट हो चुके हैं। वो कहती है मुझे ऐसी गुलामी करनी ही नहीं, मैं तो बचकर जाने वाली हूँ यहाँ से। मेरे साथ जो आना चाहता है आ सकता है। छोटा असुर तो उसके साथ जाने को दोस्तों तैयार हो जाता है लेकिन सेठ को ये ठीक नहीं लगता। बाद में वो भी मान जाता है और तीनों वहाँ से बाहर निकलने वाले होते हैं। लेकिन अब उन्हें वलहला के किले को पार करना पड़ेगा। वहाँ पर गॉड्स के सिंहासन को देखकर सेठ का बड़ा मन करता है कि उस पर बैठूं मैं, लेकिन वो सब करने का तो अभी टाइम है नहीं। और ये कहकर रोशा उसको खींच कर लेकर जाती है। दूसरी ओर छोटा असुर वहाँ के एक सिपाही पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और इस तरह तीनों बच्चे दरवाजे से बाहर निकल आते हैं। सेठ उस छोटे असुर से कहता है कि देखो अब तुम अपने रास्ते जाओ क्योंकि हम मिडगार्ड जा रहे हैं, वहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। लेकिन रोशा कहती है कि देखो अगर मिडगार्ड में तुम्हें किसी ने देख लिया तो शायद तुम्हारी जान ले सकते हैं वो, इसलिए तुम कहीं और सेफ रहना। इस तरह वो बड़ी नरमी से पेश आती है दोस्तों। फिर दोनों मिडगार्ड की ओर चलने लगते हैं लेकिन छोटा असुर बेचारा उनके पीछे पीछे आ जाता है। सेठ तो उसको फिर डांटता है तो रोशा कहती है गॉड्स ने हमें गुलाम बनाकर रखा, अब तुम भी उसे गुस्सा मत करो प्लीज, बेचारा कहाँ जाएगा वैसे भी। तो दोस्तों अब धीरे धीरे वो एस्गार्ड के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। आते वक्त तो ये इंद्रधनुष पर चलकर आए थे लेकिन अब इंद्रधनुष नहीं है। अगर नीचे पैर रखा तो उड़ेंगे या फिर गिर जाएंगे, ये भी नहीं पता इनको।
रोशा फिर हवा में पैर रखने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है। सेठ उसको पकड़ लेता है। फिर रोशा तो पूरी तरह चिल्लाती है और तब छोटा असुर अकेले ही उसको पकड़ कर खींचता है और इस तरह रोशा को बचा लिया जाता है। फिर वो पथरीले पहाड़ों से होकर नीचे उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं और तब उन्हें एक भेड़िया के पैरों के निशान दिखते हैं, पर लगता है भेड़िया बहुत बड़ा था। आखिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पत्थरों के ऊपर एक झोपड़ी बनाने का फैसला करते हैं, लेकिन सेठ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रोशा को डांटता है कि थॉर की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, समझी तुम? मैं तो थॉर की सेवा करने के लिए वापस जा रहा हूँ। रोशा कहती, थॉर की सेवा? अरे हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, उनके पास वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो नहीं मानता और वापस थॉर की सेवा में हाजिर होने के लिए चला जाता है। रोशा भैया भैया करके चिल्लाती है पर वो उसे अनसुना करके चला जाता है, लेकिन बेचारा नहीं जानता कि वो जिस रास्ते जा रहा है वो सीधे वुडगार्ड को जाता है। वुडगार्ड यानी असुर लोग, और अब असुर उसे पकड़ लेते हैं। दोस्तों पूछते हैं कि तुम कौन हो रे? पता है वो क्या कहता है? मैं वल्हला के गॉड थॉर की सेवा के लिए असगार्ड लाया गया था और भटक कर यहाँ पहुँच गया, मुझे उनकी सेवा में लौटना होगा। अच्छा, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी आया था? वो कहता है कि हाँ, मेरी बहन आई थी। दोस्तों अब असुर जानते थे कि शास्त्रों में लिखा था कि मिडगार्ड से एक लड़की आएगी जिसे रोशनी की बेटी यानी डॉटर ऑफ लाइट कहा जाएगा। अगर वो आ गई तो दुनिया में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये इन सभी का विश्वास होता है। तो वो फैसला करते हैं कि अगर वो सेठ को अपने कब्जे में रखेंगे तो उसे ढूंढते हुए उसकी बहन तक जरूर पहुंच जाएंगे या उसकी बहन इन तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए वो सेठ को कुछ पीने के लिए देते हैं जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। और यहाँ दूसरी ओर रोशा जंगल में मजे से खेलती है और रात को अंधेरे में उस पर एक रोशनी पड़ती है जिससे वो बहुत चमकने लगती है। छोटा असुर तो समझ जाता है कि यही रोशनी की वो बेटी है जिसका असुरों और भगवान को इंतजार है। वो उसके आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। फिर वो सो जाते हैं। सुबह दोनों कुछ पकाकर खाते हैं तो एक असुर इन पर हमला करने वाला होता है। अचानक वहाँ थॉर का हथौड़ा उसको मार कर बचा लेता है। दोस्तों थॉर पूछता है कि वो सेठ कहाँ पर है? रोशा बताती है कि वो तो आप ही के पास लौटने के इरादे से उस दिशा में गया था। ओहो, थॉर कहता है कि वो तो वुडगार्ड की जगह है और तुम अपने भाई को फिर कभी अब देख नहीं सकती। ये कहकर वो रोशा को अपने साथ लेकर जाता है, पर जंगल में दोस्तों उनकी मुलाकात एक और गॉड से होती है जिसका एक हाथ नहीं होता। वो कहते हैं कि हम भेड़िया को ढूंढ रहे हैं और तब न जाने दोस्तों वो बड़ा भेड़िया कहां से वहां पर आ जाता है और इन पर सीधा हमला करता है। पर दोस्तों रोशा उस भेड़िया को फेल कर देती है। उसे पता होता है कि वो कहां से आने वाला है और इस तरह वो थॉर और भेड़िया के बीच में खड़ी हो जाती है, लेकिन भेड़िया उसे कुछ नहीं करता और एकदम शांत हो जाता है जैसे कि वो रोशा का कहना मान रहा हो। फिर वो किसी पर हमला नहीं करता और वहां से भाग जाता है। अब थॉर रोशा से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो भेड़िया मेरे पीछे है और उसने तुम पर हमला क्यों नहीं किया? रोशा कहती है वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं उस भेड़िया को फील कर पा रही थी, उसकी बातों को मैं समझ पा रही थी। थॉर भी सोच में पड़ जाता है कि कहीं यही वो रोशनी की बेटी तो नहीं जिसका शास्त्रों में जिक्र किया गया है। एंड वो पूछ लेता है क्या तुमने सपने में कोई रूप देखा था? वो कहती है अक्सर एक रूप दिखता है मुझे, लेकिन मैं नहीं जानती वो कौन है। ये कहकर वो पत्थरों से उस रूप को बनाकर दिखाती है। दोस्तों वो बताती है कि बीच में जो पत्थर है ना वो जीवन वृक्ष है जिसकी जड़ें असगार्ड से लेकर नीचे मिडगार्ड तक फैली हुई है और यही वृक्ष इस पूरी दुनिया को जीवित रखता है। दोस्तों अब थॉर लोकी को भी बताता है कि यही है रोशनी की बेटी। दूसरी ओर वुडगार्ड में दिखाते हैं सेठ को फिर से मंत्रपान के नाम से कुछ पीने के लिए दिया जाता है और यहाँ वल्हला में थॉर सबको बताता है कि रोशा ही रोशनी की बेटी है, पर कोई भी गॉड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। ओडिन कहता है कि वो 3000 साल पहले के शास्त्रों में लिखा गया है, पर इसको देखकर लगता नहीं कि ये रोशनी की बेटी है। एंड फाइनली वो रोशा से पूछता है कि क्या तुम गॉड हो? वो कहती है मैं नहीं जानती। अरे तो फिर जानती क्या हो तुम? वो तो बता दो। रोशा कहती है मुझे इंद्रधनुष पर चलना आता है, लेकिन बिना इंद्रधनुष के मैंने हवा में चलने की कोशिश की थी लेकिन गिर गई, मेरे भाई ने फिर मुझे बचा लिया। इस पर ओडिन कहता है नहीं नहीं नहीं, फिर तो ये रोशनी की बेटी हो ही नहीं सकती, ये कोई साधारण इंसान है, इसे बाहर फेंको। पर फिया कहती नहीं नहीं नहीं, ये इंसान नहीं है, यही रोशनी की बेटी है। लेकिन दोस्तों तब भी कोई विश्वास नहीं करना चाहता और तब थॉर उठकर ओडिन से कहता है कि सुनिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिसके लिए आप बहुत पछताएंगे। मैंने कभी आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन आज मुझे आपके खिलाफ जाना पड़ेगा, माफ कीजिए। ये कहकर वो रोशा को लेकर चला जाता है। दोस्तों दूसरी ओर वुडगार्ड में असुर लोग सेठ को खूब पिलाते हैं और इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि उसे ढूंढते हुए रोशा वहां पर आएगी और इन्हें पूरा विश्वास है कि वही रोशनी की बेटी है। दोस्तों यहाँ थॉर रोशा से कहता है कि अब से तुम्हें खलियान में सूखे घास पर सोने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे इस गद्दे पर सो जाओ। लेकिन दोस्तों उस छोटे से असुर को नीचे सोना पड़ता है तो रोशा थॉर को देखती है
वो भी पूछता है क्या हुआ, अरे उसे भी गद्दे पर सुलाऊं क्या? वो हाँ में जवाब देती है कि उस छोटे असुर को भी गद्दे में सुला दो तो बढ़िया रहेगा। थॉर भी कहता है ठीक है, वैसे भी अब मैं रोशनी की बेटी की बात को कैसे टाल सकता हूँ। ये कहकर दोस्तों वो छोटे असुर को भी गद्दे पर सोने देता है। लगता है अब इनके यहाँ मजे ही मजे हैं, दोनों बड़े खुश होते हैं। उस रात रोशा को सपना आता है कि फिया उसे किले से बाहर लेकर जा रही है और वो अपना खून पानी में मिलाकर रोशा को उसमें डुबो देती है। तब रोशा को दिखता है कि उसका भाई सेठ जिंदा है और वो असुरों के सरदार के कब्जे में है। दूसरी ओर उसे ये भी दिखता है कि वलहला में गॉड्स की जगह पर असुर बैठे हैं और लगता है उन्होंने कई गॉड्स को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। फिया बताती है कि हमें डर है कि असुर हमारे वलहला पर कब्जा करके हमें मिटा न दे। हमें बचाने के लिए हमें रोशनी की बेटी की मदद चाहिए और मुझे विश्वास है कि तुम ही वो लड़की हो जो हमें असुरों से बचा सकती हो। दोस्तों ये सब कुछ सपने में था तो अचानक रोशा की आंखें खुलती है। वो रियलाइज करती है कि ये एक सपना था वैसे, लेकिन उसका पूरा शरीर दोस्तों भीगा होता है। मतलब ये पूरी तरह से सपना भी नहीं हो सकता। वो थॉर से कहती है मेरा भाई जिंदा है, हमें उसे बचाना होगा। अगली सुबह दोस्तों एक कौवा आता है और सेठ की माला इनके पास डालकर उठ जाता है। रोशा कहती है तो मेरे भाई का है, वो जरूर जिंदा है, हमें वुडगार्ड जाकर उसे बचाना चाहिए। थॉर को भी अब मानना पड़ता है और लोकी को लेकर वो वुडगार्ड की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही लंबा रास्ता होता है और रास्ते में थॉर को देखकर असुर घबरा जाते हैं दोस्तों। उन्हें और डराने के लिए थॉर अपना हथौड़ा दिखाता है तो उसमें भी बिजली निकलती है और वो बेझिझक वुडगार्ड में अच्छी तरह घुस जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो हथौड़ा दिखाकर उनको डराते भी हैं। आखिर वो असुरों के सरदार के पास पहुंचते हैं। वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। थॉर कहता है कि हम इस लड़के को लेने के लिए आए हैं। सरदार कहता है इसे ले जाने के लिए तुम्हें एक खेल खेलना होगा और अगर तुम इस खेल में जीत गए तो लड़के को तुम लेकर जा सकते हो आसानी से। और हाँ, अपना हथौड़ा साइड में रख लो पहले, फिर आना। अब और कोई रास्ता न पाकर थॉर भी हथौड़ा दूर रखकर आ जाता है। सरदार कहता है कि हम तुम्हें एक जानवर के सींग में शराब बना कर देंगे जिसे तुम्हें एक ही गल्प में पूरा पीना होगा। है थॉर खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये भी कोई खेल है, मुझे तो शराब बहुत ही पसंद है, लाओ मैं अभी पीकर दिखाता हूँ। पर थॉर ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो हाथी का सींग लेकर आएंगे जिसमें शराब भरी होती है दोस्तों। वो पीने लगता है तो शराब खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। थोड़ी शराब नीचे भी गिर रही होती है लेकिन फिर भी वो एक ही गल्प में पी नहीं पाता। तो सरदार कहता है तुम हार गए देखो। थॉर कहता है नहीं, मुझे एक और चांस चाहिए। सरदार भी कहता है ठीक है, एक और चांस देता हूँ, लेकिन इस बार शराब नहीं पीना होगा बल्कि मेरी पत्नी के साथ आर्म रेसलिंग करनी होगी। अब थॉर जरा सोच में पड़ जाता है कि अगर मैं इसको हार गया तो मेरी बहुत ही इंसल्ट होगी, पर दोस्तों उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। वो मान जाता है। रेसलिंग शुरू होती है और थॉर उसका हाथ हिला भी नहीं पाता दोस्तों, इतनी ताकतवर है वो। असल में वो एक मगरमच्छ है और किसी दूसरे असुर की बेटी भी है और मगरमच्छ की ताकत उसके हाथ में दिख जाती है साफ और उस ताकत की बदौलत ही वो थॉर को हरा देती है। पर दोस्तों अब भी थॉर अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं होता और कहता है कि मैं इस हार को कभी नहीं मानूंगा। अगर तुम्हारे किसी आदमी में हिम्मत है तो मेरे साथ लड़कर दिखाओ, तब मैं जीत कर दिखाऊंगा। सरदार अब एक बूढ़ी औरत को बुलाता है। थॉर हंसता है कि एक बुढ़िया के साथ मैं कैसे लड़ सकता हूँ, ये तो मेरे रूल्स के अगेंस्ट है। अगर आप लोग चाहो तो क्या मैं इसके साथ जरा नाच सकता हूँ। पर थॉर नहीं जानता ये कोई साधारण बूढ़ी नहीं है बल्कि मौत की देवी है दोस्तों। वो थॉर को पकड़कर उसकी पूरी जवानी चूस लेती है और थॉर बूढ़ा होकर नीचे गिर आता है। किसी भी वक्त वो मर सकता है अब। पर इसी बीच एंट्री होती है लोकी की। वो रोशा को वहाँ से बाहर भेज देता है कि जल्दी यहाँ से बच निकलो। असुर दोस्तों लोकी को भी पकड़ लेते हैं। रोशा जैसे तैसे वहाँ से बचकर बाहर निकल जाती है और सीधे वलहला में आकर सारे गॉड्स को बताती है कि थॉर और लोकी के साथ ये हो गया। वो कहती है कि थॉर मरने वाला है, प्लीज उसकी मदद के लिए चलिए। लेकिन सारे गॉड्स शराब पीकर नशे में उल्टियां कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि थॉर को कभी मौत नहीं आएगी, अब तुम भागो यहाँ से जाओ। कहकर वो उसको धक्का देने वाले होते हैं कि फिया उनके हाथों को बांध कर कहती है ये खुद ही चली जाएगी, आप इस पर हाथ मत उठाइए। आखिर दोस्तों रोशा भी चली जाती है और वो उस जंगल की तरफ जाती है जहाँ उसने भेड़िए के पंचों को देखा था। वहाँ पर वो एक गुफा पर रुकती है और वो फील कर पाती है कि इसी गुफा में वो भेड़िया है। और दोस्तों तब वो बड़ा सा भेड़िया बाहर आता है और रोशा का इशारा देखकर वो आराम से उसके साथ आ जाता है। दूसरी ओर फिया ओडिन को बताती है कि सच में रोशा ही रोशनी की बेटी है, आप मेरा यकीन क्यों नहीं मानते। ओडिन कहता है वो एक साधारण इंसान है, लेकिन फिया कहती है कि हमारी ताकत इसी में है कि इंसान हमें पूजते हैं, अगर वो हमें नहीं पूजेंगे तो हम भगवान कहाँ रहेंगे। उन इंसानों के महत्व को समझकर उन्हें इज्जत देने में आपको क्या परेशानी है बताइए। रोशा हमें बचा सकती है, आप इस नजरिए से क्यों नहीं देखते। एंड इस पर ओडिन भी सोच में पड़ जाता है कि बात तो सही है। दूसरी ओर दोस्तों रोशा उस बड़े भेड़िया पर चढ़कर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है। इसी बीच फिया की बात मानकर सारे गॉड्स थॉर को बचाने का फैसला करते हैं। भेड़िए को अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर वो सभी चौंक जाते हैं कि कहीं ये हम पर हमला तो नहीं करने आ रहा। लेकिन भेड़िए पर बैठी रोशा को देखकर उन्हें तसल्ली होती है कि सब ठीक है। भेड़िया रोशा को आराम से नीचे उतार कर चला जाता है और अब गॉड्स को पूरा यकीन हो जाता है कि रोशा ही रोशनी की बेटी है। दोस्तों इस तरह गॉड्स में नई जान भर आती है और वो असुरों के साथ खूब लड़ते हैं। जिस गॉड का एक ही हाथ था वो भी बढ़िया लड़ाई करता है
पर असुर उनको घेर लेते हैं और तब रोशा उस भेड़िए को मदद के लिए बुलाती है। वो आकर असुरों को काट खाने लग जाता है। इस वजह से अब गॉड्स की शक्ति और बढ़ जाती है और वो बड़ी आसानी से वुडगार्ड में घुस जाते हैं। कुछ लोग रोशा पर हमला भी करते हैं, लेकिन फिया अपनी मंत्र शक्ति से उन्हें खत्म कर देती है। वहाँ थॉर पड़ा होता है जो बहुत ही बूढ़ा दिखता है। असुरों का सरदार और ओडिन दोनों एक समान ताकतवर होते हैं और उनके बीच यहाँ पर घमासान होता है दोस्तों। तभी रोशा थॉर के पास जाकर कहती है, आप भगवान हो, आपको कभी मौत नहीं आ सकती, वापस आ जाओ। रोशनी की बेटी की आवाज को सुनते ही उसका बुढ़ापा गायब हो जाता है और वो फिर से जवान हो जाता है दोस्तों। उसका हथौड़ा उसके हाथ में आता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है और वो बिजली गिराकर सारे असुरों को खूब मारता है। और ये लोकी भी कुछ कम नहीं था, वो भी असुरों को बढ़िया मुकाबला करता है। पर लोकी और ओडिन दोनों ही घायल होकर गिर पड़ते हैं, लेकिन थॉर वो हर असुर को मौत के घाट उतार रहा होता है। और फिर असुरों के सरदार और थॉर के बीच होती है घमासान लड़ाई जिसमें चिंगारियां उठती हैं। इसी बीच रोशा भी अपने भाई को जगाने में सफल हो जाती है, जिसे असुरों ने कुछ पिलाकर अपने वश में किया हुआ था। दूसरी ओर असुरों का सरदार थॉर की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है और थॉर अपना हाथ उठाकर अपने हथौड़े को बुलाता है तो वो थॉर के हाथ में सीधा आ जाता है। बस फिर क्या था, वो सरदार के सर पर इतना जोर से मारता है कि उसमें से बिजली निकलती है और सीधे सरदार जलकर राख। दूसरी ओर सेट अपनी बहन को देखकर बड़ा खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। इस तरह दोस्तों गॉड्स जीत जाते हैं। यहाँ से वल्हला को दिखाते हैं जहाँ अब रोशा को ही एक सिंहासन दिया गया है बढ़िया वाला, क्योंकि वो भी एक गॉड है। पर वो कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने पेरेंट्स के पास मिडगार्ड जाना है, मुझे वही जिंदगी पसंद है, मुझे अपनी मर्जी से जीने दीजिए। ये कहकर वो चली जाती है और दोस्तों गॉड्स भी उसके फैसले की इज्जत करते हुए उसको जाने देते हैं। पर जाने से पहले वो कहती है, जब मैं यहाँ आई तो आप लोगों के बीच कोई एकता नहीं थी, सब एक दूसरे से लड़ते थे। गॉड्स की ये सभा जिसे आप लोग इतने गर्व के साथ वल्हला कहते हैं, वो हमारे मिडगार्ड की लोकसभा और राज्यसभा से भी बदतर हालत में चलाई जा रही थी, पता है। लेकिन अब आप सब एक हो चुके हो और अब यहाँ पर शांति चाहिए। शायद यही शास्त्रों में लिखा था कि मेरे रूप में एक रोशनी की बेटी आएगी और उसके आने से आपके बीच एकता आएगी। उस हिसाब से यहाँ पर मेरा काम तो खत्म हो गया और अब मुझे यहाँ से जाना होगा। पर सेठ कहता है कि मुझे तो यहीं थॉर के पास रहना है। रोशा कहती ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और दोस्तों अब रोशा और उसका छोटा असुर बाहर निकलते हैं और एसगार्ड के एज पर पहुंच जाते हैं। अब भी वहाँ पर कोई इंद्रधनुष नहीं होता, लेकिन वो हिम्मत करके नीचे कूदते हैं और तब वो इंद्रधनुष अपने आप इनके पैरों तले बन जाता है और वो आराम से उस पर चलने लग जाते हैं। तभी सेठ भी भागा चलाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। फिर क्या था दोस्तों, तीनों मिडगार्ड की ओर आते हैं। आखिर वो अपने पेरेंट्स से मिल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।